नमस्कार। हमारी ये विशेष पेशकश बस एक वैक्सीन चाहिए बजट के लिए। आप देख रहे हैं इस खास कवरेज में हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपके साथ मैं हूं नेहा बातम, मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास पेशकश जीआईपी मॉल नोएडा से। और ये बजट बाजार हमने यहीं पर सजाया है, यहीं से हम आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अब से कुछ ही देर पहले आपने तस्वीरें देखी कैसे इस बार डिजिटल इंडिया पर फोकस है। वो लंबा चौड़ा बही खाता नहीं बल्कि उनके हाथ में एक छोटा सा डिजिटल जिसे कहते हैं डिवाइस मौजूद है और उसी में समाई है आज की बजट की हाईलाइट। 1.5 घंटे बाद ये पेश किया जाएगा अंजना, और साथ ही सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि क्या आम आदमी को इस बजट से राहत मिलेगी, क्या कोरोना काल के दौर में जिस तरह की परिस्थितियों से देश गुजरा है उससे उबर पाएगा इस बजट के जरिए। और मेरे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मेड इन इंडिया टैब से ही निर्मला सीतारमण ये बजट आज पेश करेंगी। यानी जो संदेश है वो संपूर्ण होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। उसमें ऐसे लूपहोल्स नहीं छोड़े जाएंगे जिसमें ये पूछा जाए कि आप तो आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, तो दूसरी तरफ आप एक विदेशी कंपनी का टैब हाथ में लेकर क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज जो वहां पर से बजट पेश करेंगी पेपरलेस से बनाया गया है। पेपरलेस बनाने के सिलसिले में जो ये बही खाता आप देख रहे हैं वो अब एक मेड इन इंडिया टैब में पहुंच चुका है, समा चुका है। जो पहले प्रिंट आप देखते थे जो कि अच्छा खासा एक बही खाता मोटा होता था जिससे वित्त मंत्री पढ़ती थी संसद में 11 बजे, वो अब परिवर्तित हो गया है और सब कुछ पेपरलेस होकर हाथ में एक स्लिम से टैब में आ चुका है। आइए आपको दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं बुलेटिन से। अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है जनता का बजट होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज़ में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित जी आपके पास आने से पहले जल्दी से चलते हैं एक बार हिमांशु के पास। हिमांशु, डिजिटल इंडिया को बूस्ट इस टैब के जरिए तो मेक इन इंडिया को मिलेगा या नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पर ही विपक्ष सबसे ज्यादा सवाल खड़े करता है। उम्मीद है कि ये जो टैब लाल वाली झोली में है इस बार, जो पेपरलेस बही खाता है वो मेड इन इंडिया टैब है। बिल्कुल अंजना, ये मेड इन इंडिया टैब है और ये बात खुद निर्मला सीतारमण ने फोटो अपॉर्चुनिटी के दौरान जब ये पूछा गया कि ये टैब है या कोई और डिजिटल इक्विपमेंट है, तो उसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने आगे बढ़कर ये कहा ये मेड इन इंडिया टैब है और इससे जो है मेक इन इंडिया को बहुत जो है प्रमोशन मिलेगा। याद कीजिए मेक इन इंडिया की शुरुआत निर्मला सीतारमण जब वाणिज्य मंत्री थी तब किया था और ये जरूर है कि इससे एक आईटी क्षेत्र को, डिजिटल इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है कि कोई भी इस तरीके का सवाल उठाने का विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा कि वो ये सवाल उठाएं कि उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की थी, आत्मनिर्भर भारत की बात की थी और वो किसी दूसरी कंट्री के बने डिजिटल इक्विपमेंट से जो है वो बजट पड़े। इस तरीके की कोई भी लूपहोल जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से नहीं छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जरूर है कि हर चीज़ को ध्यान में रखकर आज का बजट जो है वो पेश किया जाएगा और ये कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के लिए, सबके लिए बहुत कुछ होने वाला है इस बजट के अंदर, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जो है एक ऐसी रफ्तार देनी है जो संबित जी बताते हैं कि नहीं। हिमांशु, आलोक शर्मा जी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। डॉक्टर साहब, इलाज तो निकालना होगा क्योंकि कोविड की महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को भारी चोटें पहुंचाई। हनुमान जी की पूजा करके मोतीचूर के लड्डू चढ़ाकर अनुराग ठाकुर निकल रहे हैं, लेकिन देश मुंह मीठा होने का इंतजार कर रहा है। किसान वहां पर आंदोलनरत हैं, इधर अर्थव्यवस्था को लेकर, नौकरियों को लेकर ढेर सारी उम्मीदें हैं किसानों को, मिडिल क्लास को, सबको। और कैसे वो ग्रोथ रेट जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विकास दर 11% मुमकिन हो पाएगा? विपक्ष का कहना है झांसा है। नंबर देने का क्या है, कोई भी नंबर बोल। देखिए अंजना जी, मैं आप ही के चैनल का उदाहरण देता हूं।
आज तक का, क्योंकि आज मुझे मालूम पड़ा है कि आप लोग जीआईपी मॉल नोएडा में बैठकर ये पूरा शो कर रहे हैं और दिन भर भी ये शो करने वाले हैं। इतने दिनों तक आप लोग लॉकडाउन में थे, आप लोग अपने चैनल का काम केवल और केवल अपने स्टूडियो से करते थे, मगर कितना बड़ा काम आज हुआ है। आज तक ने एक मॉल आज तक ने अपने एक मॉल को किराए पे लिया है। आप देखिए, आपने वहां मॉल के किराए पे लिया, मॉल के लोगों को एम्प्लॉय किया, मॉल के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इससे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया है। आज जो ये बजट आने वाला है, सरकार भी इसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि आपने नौकरियों के बारे में पूछा, आपने पूछा कि रिकवरी, आवाज और शायद उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। उनकी आवाज मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, बोलिए, बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं कह रहा था कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने मॉल लिया है किराए पे, और जैसे आपने कई हजारों लोगों को आज काम दिया है मॉल में, क्योंकि आपने किराए लिया तो पानी वाला भी दौड़ के आएगा, सफाई वाला भी वहां सफाई करेगा, वहां के रेस्टोरेंट वाले भी आज खाना बना रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा शो हो रहा है। ठीक उसी प्रकार आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग किस प्रकार भारत की सरकार करती है ताकि जॉब जनरेशन हो सके। और देखिए, कल मैंने अंजना ओम कश्यप जी का इंटरव्यू केवी सुब्रमण्यन जी, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनके साथ सुना था। केवी सुब्रमण्यन जी ने जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया, उसमें एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो 1 रुपया अगर हम रेवेन्यू में खर्च करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर मात्र 0.98% होता है, मगर 1 रुपया अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इनिशियली 2.5% होता है, और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट पूरा होता है तो 4.5% ये गुना बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने की आवश्यकता है, जो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में भी जो रिपोर्ट्स आई हैं। और मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही थी आत्मनिर्भर भारत को लेकर कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज, ये 4 L पे काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इसी का एक बहुत बड़ा रूप, बृहद रूप आज बजट में देखने को मिलेगा। जो 4 छोटे छोटे बजट इससे पहले प्रस्तुत किए गए थे, उसको किस प्रकार समेटना है, ये आज हम बजट में देख पाएंगे। वो पूरा कर लिया उन्होंने। जल्दी से आलोक शर्मा जी अब जवाब दीजिए। और आप तो टैब कह रहे, तो टैब भी मेक इन इंडिया वाला है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, एक बधाई दे दीजिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर मेक इन इंडिया का कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है, हिंदुस्तान में रोजगार बढ़ेंगे तो हम ज़रूर बधाई देंगे। लेकिन भाषणों से, नारों से, स्लोगन से अगर मेक इन इंडिया आगे बढ़ता हो और BSNL का भट्टा बैठने से बचता हो तो हम ज़रूर स्वागत करेंगे। BPCL बिकने से अगर बच जाता हो तो बहुत अच्छी बात है। 15 लाख इन्होंने सबके अकाउंट में ज़बरदस्ती डाले, 2 करोड़ रोजगार, लोगों को सड़क पकड़ के रोजगार दिया इन्होंने, जो एलिजिबल नहीं था उनको भी रोजगार दे दिया है। पेट्रोल 35 रुपए में ये दे रहे हैं, लोग खरीद ही नहीं रहे। इकॉनमी 5 ट्रिलियन की कई महीने पहले हो गई थी, कोरोना से पहले ही। अब महंगाई जो है वो ढूंढने से नहीं मिल रही है, और किसानों की आय भी जबरदस्ती ये डबल करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे देश की अर्थव्यवस्था का आप लोगों ने जिस तरह से भट्टा बैठाया है वो सामने है, आप आंकड़े नहीं दे रहे हैं, सारे आंकड़ों में बाजीगरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज सरकार को कोरोना का समय पॉजिटिव संदेश के साथ कि इकॉनमी का जो पहिया है अर्थव्यवस्था का वो कैसे चले, उसको कैसे गति मिले, उस पर काम करना चाहिए। और उम्मीद भी करते हैं और हमारी आशा भी है कि इस बार अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको छोड़कर देश की जो प्रायोरिटीज़ हैं, बीजेपी उन पर काम करेगी। कि जिस तरह से 50 कंपनियों ने 4 लाख 50 कंपनियों ने बीजेपी की प्रायोरिटी क्या है सर? बीजेपी की प्रायोरिटीज हैं कि कुछ जो बड़े धनाढ़े लोग हैं, सारा पैसा गरीबों का उनकी जेब में पहुंच जाए किसी तरह से। टैक्सेशन का, बैंकिंग का सारा सिस्टम ऐसा हो, नोटबंदी करो, बैंकों के पास पैसा चला जाए, बैंकों से लोन मिल जाए अडानी को, और अडानी पर लेकर फुर्र हो जाए। वो है बैंकिंग का सिस्टम जो नया बीजेपी का नया भारत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों की परचेजिंग पावर अंबानी का नाम आपने जानबूझकर छोड़ा है या भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। अंबानी का नाम लेना या करने के हिसाब से नाम लेते हैं, किसी का भी नाम लेने से कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये देखिए 6 महीने में 50 बड़ी कंपनियों ने 4 लाख करोड़ रुपया का फायदा सोचना बंद कीजिए, देश का सोचिए, कह रहे हैं शर्मा जी। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है आज के दिन बजट ठीक अभी शुरू होने वाला है, उससे पहले मैं इस प्रकार के तू में, क्योंकि 2014 से ही यही डायलॉग चल रहा है कि कुछ लोगों को, मैं उस पर नहीं जाने वाला हूं। सबसे बड़ा चैनल है देश का, लोग कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। देखिए आप याद करिए, 3 दिन पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने उद्घोष को रखा था। उसने भारत के लिए जो प्रोजेक्शंस था वो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्शंस किए हैं। 11.5 की रफ्तार से हम आगे बढ़ेंगे, ये IMF ने कहा है, और वो कोई बीजेपी की संस्था नहीं है। जब यही
आईएमएफ कह रही थी हम पीछे जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उसको सेलिब्रेट कर रही थी। यही आईएमएफ अब कह रही है, परसों जो उनका उद्घोष रहा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रहा है, उसमें उन्होंने अपडेट किया है कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमी रहेगी पूरे विश्व की, उसमें भारत एक सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे रहेगा और ये प्रोजेक्शंस दिया है। मैं यहाँ पे आज तक के माध्यम से आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बीजेपी की मेंबर नहीं है, उन्होंने क्या कहा है वो बहुत ही उत्साह करने वाला है। मैं पढ़ना चाहूंगा। इंडिया एक्चुअली हैज टेकन वेरी डिसाइसिव एक्शन, वेरी डिसाइसिव स्टेप्स टू डील विद द पैंडेमिक एंड टू डील विद। अंजना जी, मैं ये तू मैं के डिबेट में सुबह सुबह नहीं हो सकता है, शांति से जरा हम एक एक करके सुन लें एक दूसरे को। बेरोजगारी से निपटने के लिए भाई आपके समय में 2014 से लेकर अभी तक बेरोजगारी जो लगातार बढ़ी है हवाई जहाज की तरह, वो क्यों बढ़ी? इस प्रकार से मैं, लेकिन सर आपने भी तो मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी एजेंसीज की रेटिंग को इकोनॉमिक सर्वे में धत्ता बताया है, कहा है कि वो बायस्ड है इंडिया के खिलाफ। नहीं, धत्ता नहीं बताया है, नहीं धत्ता नहीं बताया है। आज इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है बहुत सारी इन रेटिंग एजेंसीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कह रही हैं आपको स्पेंडिंग करना है, फिस्कल स्पेंडिंग करना है, इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया है, धत्ता नहीं बताया है। कहा है कि इनको, इनकी जो एडवाइस है उसको दरकिनार करके आप स्पेंडिंग करिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रहेगा तो अच्छा रहेगा। मगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर का वक्तव्य पढ़ रहा था, ये भारत के लिए आवश्यक है इसलिए पढ़ रहा हूं। इंडिया एक्चुअली हैज टेकन वेरी डिसाइसिव एक्शन, वेरी डिसाइसिव स्टेप टू डील विद द पैंडेमिक एंड टू deal with the economic consequences of it. What we see is that transition combined with policy support seems to have worked well. Why? Because if you look at the mobility indicators, we are almost there where we were before COVID in India. देखिए, ये IMF कहती है कि कोविड से पहले भारत जहां था, भारत वहां अपनी इकोनॉमी को लेके पहुंच गया है। ये एक वी शेप्ड रिकवरी है, वी फॉर विक्ट्री भी है, वी फॉर अच्छी रिकवरी भी है और वी फॉर वैक्सीन भी है। जब मैं इस डिबेट में जुड़ा तो मैंने देखा आप लोग वैक्सीन के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। जिस प्रकार से ये वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ा है, ये पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला है। और हिंदुस्तान ने जो रोल वैक्सीनेशन में प्ले किया है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। संबित जी, आपने देश ही नहीं दुनिया भर की इकोनॉमी का जिक्र कर लिया, लेकिन अगर देश पर ही फोकस करें, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, एक ऐसा वक्त भी 2020 में देश ने देखा जब जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, वो ऑनलाइन क्लासेस लेने को मजबूर थे। ऐसे में कई ऐसे हाउस होल्ड थे, कई ऐसे घर थे जहां पर दो क्या एक भी मोबाइल नहीं था जिससे ये ऑनलाइन क्लासेस ली जा सके। ऐसा आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है आपने? चूंकि आपने आज निर्मला सीतारमण जी के हाथ में टैबलेट भी दिखाया जो कि भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड है और आपने अभी मोबाइल की बात कही, तो मैं एक डाटा प्रस्तुत करता हूं, इकोनॉमिक सर्वे का है। इंडिया प्रोड्यूस्ड मोर देन 330 मिलियन मोबाइल हैंडसेट और ये विश्व का सबसे दूसरा नंबर पे आने वाला मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री भारत बना है। जहां हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे कुछ सालों पहले, वहां से हम दूसरे नंबर पे आज स्थापित हुए हैं। और एप्पल जैसे प्रतिष्ठित कंपनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना चाहते हैं और ये इकाई उन्होंने भारत में स्थापित की है। ये अपनी बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने डिजिटल की बात की, डिजिटल इंडिया की बात की। प्रधानमंत्री जी ने अभी डेवोस में जो इकोनॉमिक फोरम को भी उन्होंने अभिनंदन किया, वहां जो उद्घोष रखा उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही, जो यूआईपी है, जो ये डिजिटल पेमेंट है, कितना बड़ा है आप देखिए। 4 ट्रिलियन रुपीस इतने की पेमेंट यूआईपी के माध्यम से हमने केवल दिसंबर के महीने में किया है। ठीक उसी प्रकार फास्ट ट्रैक इत्यादि में भी एक बहुत बड़ा इजाफा डिजिटल पेमेंट्स का हुआ है। यह दिखाता है कि भारत की जो इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी एक बहुत बड़े रिकवरी मोड पर है। और आज की खुशखबरी है सुबह की, तमाम अखबारों ने छापा है उसे, कि जो जीएसटी रिकवरी थी, ये जनवरी की जो जीएसटी के अभी रिपोर्ट्स आए हैं 1.2 लाख करोड़ रुपीस, ये अपने आप में दिखाता है कि भारत रिकवर कर रहा है और 11.5% के ग्रोथ रेट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलोक शर्मा जी भी हाथ उठा रहे हैं कुछ बोलने के लिए, संबित जी, लेकिन एक और सवाल है जो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा जवाब इसका दीजिएगा। आप कह रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी, वी फॉर विक्ट्री, एक एन फॉर नौकरी भी होता है, लोग वो भी देख रहे हैं बहुत आंखें फाड़ के, बड़े इंतजार में।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी कारण से आप अगर देखेंगी तो जो वी शेप रिकवरी की बात मैंने कही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो खर्च सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगी और कर रही है उसका नतीजा है कि बहुत सारे हायरिंग होने आरंभ हो गए हैं। आज जो जीएसटी की रिपोर्ट है अखबारों में छपी हुई है उसमें भी लिखा है कि 16% इंपोर्ट्स में इजाफा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इजाफा है और बहुत सारी आईटी कंपनी किस प्रकार हायरिंग स्प्री में गए हुए हैं। ये बहुत सारे लोगों को अभी हायर करना आरंभ कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को उनको बहुत मजबूत करना है। तो स्वाभाविक रूप से ये इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगी तो हम आगे और नौकरियों को बुलंदियों पे देखेंगे। वी शेप रिकवरी अच्छी खबर है कि नहीं है शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है कि कोरोना के समय में स्वाभाविक था, लॉकडाउन था और मूवमेंट सबका रुका हुआ था, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बढ़ेगा ही, वो स्वाभाविक था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि पेटीएम जैसी कंपनी के लिए देश के प्रधानमंत्री महोदय ने प्रचार किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। जहां तक बात जीएसटी की है कि जनवरी में जीएसटी का आंकड़ा बढ़ गया। अरे भाई, 8 महीने से मोनेटोरियम टाइम चल रहा था, तमाम तरह की छूट मिली हुई थी। स्वाभाविक है कि जैसे ही लॉकडाउन खुला है, सब चीज़ें हुई हैं तो जीएसटी जमा होगा। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लोग बात करते हैं कि हिंदुस्तान में 1 लाख स्कूल छोटे और बड़े आज बंद होने के कगार पर हैं। 20,000 इंजीनियरिंग और टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बंद होने के कगार पर हैं। उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? और अगर आपने इतना अच्छा काम किया और आईएमएफ ने भी कहा, तो भाई ये बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों की हाईएस्ट दर पर क्यों पहुंच गई? नेपाल और बांग्लादेश हमसे सस्ता पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा है तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 19 लाख करोड़ रुपए आपने एक्साइज ड्यूटी लेकिन डायरेक्टली बजट से जुड़ा हुआ नहीं आलोक जी। बेजौन जी कुछ कहना चाहते हैं? बेजौन जी। हाँ नेहा जी, हम जस्ट एक सिंपल आंकड़ा देना चाह रहे हैं। आपका हर एक मोबाइल बिल का 5% यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड पे जाता है। टैक्स ऑन टैक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स ऑन टैक्स। हाँ। $4 बिलियन लाइंग अनयूटिलाइज्ड इन इंडिया। टोल वाला, 4 बिलियन डॉलर्स हर जगह पर, हर स्तर पर है। यदि आप यदि पैसा लेकर उसको खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, संबित जी को बोलिए, तो संबित जी आप के साथ उसको प्लीज वापस कर दीजिए। इसी वो पैसे क्यों वो क्यों कंज्यूमर दे रहे हैं? आप हम लोग सब लोग दे रहे हैं 5% हर बिल में। हम लोग इसलिए दे रहे हैं। ये स्टोर हो रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है। बेजौन जी कह रहे हैं। देखिए, ये आज बजट में क्या होता है मैं अभी से प्रीएम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। पैसा किस प्रकार से एक्सपेंडिचर होगा भविष्य में ये मैं अभी नहीं कह सकता। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस प्रकार की अभी कोविड के कारण से, पैंडेमिक के कारण से हिंदुस्तान ने अपने आप को रिकवर किया है, बहुत सारे धन बल की आवश्यकता है। यू नीड टू हैव अ फुल किटी। जब तक ये किटी फुल नहीं होगा और जब तक इसके पर्स स्ट्रिंग्स लूजनड अप नहीं होंगे, तब तक हम इस रिकवरी को आगे सही ढंग से नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मानते हैं संबित जी, वो मानते हैं हम लोग मानते हैं इस बात को देखिए बेजौन, लेकिन आपको इस बात को भी मानना होगा कि आगे चलकर आपको ये सारे जो पैसा अनयूटिलाइज्ड है उसको आपको यूटिलाइज करना होगा, ताकि रूरल सेक्टर में रूरल लोगों को कनेक्टिविटी मिले, उनको मतलब सही अनइंटरप्टेड सिग्नल्स मिले। आज कितने कॉल ड्रॉप्स होते हैं, कितने दिक्कतें हैं, आपको भी मालूम है। नेहा जी ने जो उदाहरण दिए, कितने लोगों के पास आज इंटरनेट के कनेक्टिविटी है। आपको ये समझना होगा, आपको इसको लेआउट करना होगा। हम लोग केवल कह रहे हैं कि इसका हम लोग उम्मीद रख रहे हैं बजट में कि आप इसको यूटिलाइज करेंगे। आपका क्या इस पे प्रक्रिया है, ये बताइए। हम टैब पर सिर्फ बजट पढ़ देने से नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी हर घर में पहुंचे, ये चुनौती है। संबित जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बेजौन जी हैज़ अ पॉइंट। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हर किसी तक पहुंचना आज बहुत अनिवार्य है। और मुझे लगता है डिजिटल इंडिया को लेकर जो संजीदगी मोदी जी ने और इस सरकार ने दिखाया है, चाहे फाइबर ऑप्टिक केबल हर गांव तक ले जाना, हर पंचायत तक ले जाना और वहां कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना, ताकि डिजिटली इंडिया बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करे, ये सब हमारी सरकार ने किया है। बट फिर भी एक बहुत बड़ा स्कोप, एक रूम भविष्य के लिए हमेशा खुला रहता है। बेजौन जी, मैं आपको आश्वासित करना चाहूंगा कि इस बजट में, जबकि बजट में मुझे नहीं पता है, मगर इस सरकार की टेम्परामेंट को देखते हुए मैं जरूर आश्वासित करना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया के लिए इस बजट में एक बड़ा पुश होगा ही होगा। क्योंकि जो रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, जिस स्कूलों की बात आपने की है कि डिजिटल माध्यम से आजकल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को पुश मिलेगा तभी भारत का भविष्य सुधरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं।
ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि डिजिटल इंडिया को पुश दिया जाएगा, इस बजट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया जाएगा। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप देखते रहिए बजट बाजार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।